हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, काफी ब्यूटीफुल टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। 10th स्टैंडर्ड में आपने इसका थोड़ा बहुत बेसिक देख भी लिया है, तो वही फंडामेंटल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बेस बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? तो आपने कैपेसिटर स्टडी कर लिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल सेकंड चैप्टर में। ओके, तो वहीं से आगे बढ़े तो सबसे पहले चलो हम देखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। ओके, कि अगर हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके रिगार्डिंगली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कौन सी कंडीशन चेंज होगी। कि मान लो बच्चों कि ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया R1, उसके साथ सीरीज में दूसरा कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो लेट अस कंसीडर हियर इट इज R2, हियर इट इज R3। तो ये आपको मालूम है कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं कि अगर करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ वन एंड ओनली सिंगल रास्ता अवेलेबल हो तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। लाइक मैंने ये बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर की है, रखो नहीं रखो अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। किसको कहते हैं कि अगर हम हमारे पास जो भी रजिस्टर है उसको ऐसे कनेक्ट करें ताकि उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। कि मैंने बोला कि यहां से अगर आई करंट निकल रहा है तो यहां पर भी कितना जाएगा, आई। पहले में से आई गया तो दूसरे में से भी कितना जाएगा, आई। मान लो कि 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है तो पहले वाले रजिस्टर में भी 5, दूसरे वाले में भी 5 और तीसरे वाले में भी 5। अगर ऐसा हुआ तो हम इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब इसमें हम क्या यहाँ पर बेसिक फंडा लगा सकते हैं कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट थ्रू आउट ऑल द रजिस्टर विल बी सेम, बट विच क्वांटिटी विल चेंज। तो आप ओम्स लॉ जानते हो, V इज इक्वल टू IR। तो उसके अकॉर्डिंगली जाएंगे तो रेजिस्टेंस अलग अलग है हर एक में, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ रजिस्टर दैट इज डिफरेंट। ओके बच्चों, तो ये चीज आपने 10th स्टैंडर्ड में स्टडी कर ही ली है, वही है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बहुत टेढ़े मेढ़े। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग होगा। कि लाइक अगर मैं बात करूं कि R1 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो दैट इज V1, और V1 क्या होगा तो फॉर्मूला है IR, लेकिन रजिस्टर अलग है तो IR1। सिमिलरली R2 रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V2, दैट इज नथिंग बट IR2। अगेन R3 रजिस्टर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज IR3। ओके, तो टोटल पोटेंशियल अगर मैं यहां पर मान लो कि V वोल्ट सप्लाई कर रहा हूं, ये प्लस टर्मिनल ये माइनस टर्मिनल, तो मान लो कि 100 वोल्ट है तो 100 वोल्ट तीनों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा समझ लो तीन भाई है तो ये प्रॉपर्टी का बंटवारा तीनों में हो जाएगा। ओके, तो ऐसे ही डिपेंड्स है कि कौन कितना होशियार है। और जनरली तो हमारे यहाँ क्या होता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा तो इक्वल पार्ट में होता है, मतलब रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं कि जो मैं सप्लाई वोल्टेज कर रहा हूँ V, वो कौन कौन से वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यही तो फंडामेंटल है सीरीज कॉम्बिनेशन का कि करंट सेम रहेगा एंड वोल्टेज पोटेंशियल है वो क्या होगा, डिवाइड होता जाएगा। तो V1 का फॉर्मूला मैं क्या लगा सकता हूं बच्चों, IR1। V2 का फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं, IR2। V3 का IR3। सो फाइनली I कॉमन निकालोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट इज V। अब अगर ये तीन रजिस्टर है, अगर तीन की जगह पर मैं एक ऐसा रेजिस्टेंस कंसीडर करूं जो काम तीनों का करेगा, तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। कि तीन रेजिस्टर की जगह पर एक ऐसा रेजिस्टेंस हम कंसीडर करें जो काम ये तीनों जितना ही करे। ओके, उसकी इफेक्ट ये तीनों जितनी ही हो, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लाइक पोटेंशियल V है, ये I है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, IR इक्विवेलेंट। ओके बच्चों, सो अब मैं यहाँ पर V की जगह पर क्या रख सकता हूँ, IR इक्विवेलेंट। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का है तो आप इसको RS भी बोल सकते हो, चॉइस इज योर। IRS बोलो तो भी चलेगा, इक्विवेलेंट बोलो तो भी चलेगा। ओके, सो आपने क्या ऑब्जर्व किया, I तो चल बता, तो RS दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3 दैट्स इट। अब आप बोलोगे सर ये तो हम जानते ही है, ये जानते हो, लेकिन न्यूमेरिकल में आप गलती कर जाते हो। I कहां पर सेम लेना है और कहां पर डिफरेंट लेना है। ओके, सो इसको लाइटली मत लेना।
ओके हार्ड नहीं है, लेकिन बहुत गलती होती है इस छोटे से कॉन्सेप्ट में भी बच्चों से। ओके सो ये था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब अगर मेरे 5 रजिस्टर कनेक्ट किए तो मैं क्या करूंगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ऐसे कितने भी रजिस्टर हो हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। ओके तो इक्विवेलेंट रजिस्टर जो भी मिल रहा है वो जो भी बड़ा रजिस्टर होगा उससे भी क्या होने वाला है, बड़ा। नहीं समझे, ये 5 ओम है, 10 ओम है और ये 15 ओम है, तो इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, 30 ओम। तो ये बड़े से बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा हुआ। सो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलने वाला है वो हमारे पास जो भी रजिस्टर है उन सब उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है ना उससे भी बड़ा होगा। जो आपने देखा 5 प्लस 10 15 प्लस 15 30 ओम, तो जो भी बड़ा रजिस्टर है उससे भी बड़ा है। ओके सो दैट इज व्हाट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अब हम देखने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं कि अगर हम गिवन रजिस्टर को ऐसे कनेक्ट करें ताकि उसमें पोटेंशियल 2 पॉइंट के हर एक रजिस्टर के बीच में कांस्टेंट रहे तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। मुझे मालूम है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है, डोंट वरी। ओके सो ये ए बी, अब मैंने यहां पर दूसरा रजिस्टर ये यहां पर कनेक्ट किया, इसको नाम दे दिया R1, ये R2, और एक रजिस्टर कनेक्ट किया, इसको नाम दे दिया R3। तो अगर हम गिवन रजिस्टर को इस तरीके से कनेक्ट करें ताकि उन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, ये हर एक रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल सेम हो, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके मतलब कि मान लो कि ये प्लस मतलब ये 10 वोल्ट है, यहां पर 0 वोल्ट, तो ए पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा 10 वोल्ट, बी पॉइंट पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट, यहां पर 0 है। तो आप ही मुझे बताओ कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो भी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना 10, अगर मैं यहां से कंसीडर करूं तो भी कितना 10, R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूं 10 माइनस 0 हाउ मच 10। सो हम क्या बोल सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द रजिस्टर मस्ट बी सेम। ओके सो ये आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल में काफी दफा यूज होने वाला है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर मस्ट बी सेम। अब आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, तो करंट का क्या होगा, आप ही देख लो, V इज इक्वल टू आई आर, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू V बाय R। भले V सेम हो लेकिन हर एक में रेजिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, R1 R2 R3 अलग है। मतलब अगर मान लो कि यहां से करंट I निकल रहा है तो यहां पर भी कितना जाएगा I। ओके सो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये करंट को आगे जाने के लिए कितने रास्ते यहां पर मिले, 3 रास्ते मिले। तो वो सोचेगा कि कहां पर मेरे को रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, कहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। मतलब कि ये I है तो इसमें R1 में कितना जाएगा, हमने बोल दिया I1, अगर R2 में कितना जाएगा, हमने बोल दिया I2, और R3 के लिए कितना जाएगा I3। सो वी कैन से दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो करंट है वो डिफरेंट रजिस्टर के अक्रॉस डिफरेंट होगा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। तो अगर सेम वैल्यू है तो हर एक में सेम करंट फ्लो होगा, वो आपको न्यूमेरिकल में पता चल जाएगा। सो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या समझा आपने कि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट कांस्टेंट, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। ओके अब अगर मैं R1 रजिस्टर के लिए जाऊंगा तो V इज इक्वल टू क्या लगा सकता हूं बच्चों, I1 R1। सिमिलरली R2 रजिस्टर के लिए जाऊंगा तो मैं क्या लगा सकता हूं, V इज इक्वल टू I2 R2, और R3 रजिस्टर के लिए जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या लगा सकता हूं, दैट इज I3 R3। अब कौन सी चीज डिवाइड हो रही है, करंट कितना था टोटल I, तो टोटल करंट I दैट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ I1 प्लस I2 प्लस I3। सो नाउ अब हमें I1 I2 और I3 की जरूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सो देखो I1 को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज V बाय R1, I2 को सब्जेक्ट बनाऊंगा दैट इज V बाय R2, I3 को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये मुझे मिलेगा V बाय R3। तो अब हर एक जगह पर रख दूंगा मैं, I1 की जगह पर V बाय R1, I2 की जगह पर V बाय R2 और ये V बाय R3। सो हर एक में V कांस्टेंट है, निकाल दो, तो फाइनल इट्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। आप अच्छी तरीके से जानते हो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सो अब आप एक और चीज ऑब्जर्व करो कि ये 3 रजिस्टर है, अब तीनों की जगह पर एक सिंगल रजिस्टर अगर मैंने कंसीडर किया, सिंगल रजिस्टर जिसको बोल देते इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस,
आरपी। तो ये क्या होगा, तो मैं इसके लिए लिख सकता हूं V इज इक्वल टू आई आर पी। यस और नो? सो मैं आई की जगह पर क्या रख सकता हूं बच्चों, V बाय आर पी, वेयर आरपी स्टैंड फॉर व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। आरपी क्या है, ये जो कॉम्बिनेशन हमारे पास है उस सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये तीन नहीं होता पैरेलल में, उसकी जगह पर सिंगल होता तो कितना होता, आरपी। सो आई की जगह पर मैं रखूंगा V बाय आरपी, दैट इज V 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So finally V will be cancelled. So we can write 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So it's the formula to find out the equivalent resistance for parallel combination of resistor. Okay, कि अगर हम resistor को parallel में रखेंगे तो क्या होगा equivalent 1 by RP, that is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो छोटा रेजिस्टेंस है ना, उससे भी कम आएगा। मेरी बात मानने में ना आए तो कंसीडर कर लेना 5, 10, 15 और इक्विवेलेंट फाइंड कर लेना। ओके, कोई भी अपनी वैल्यू कंसीडर कर लो, 10, 20, 30 कर लो, तो इक्विवेलेंट ऑलवेज 10 से कम आएगा। मानने में तो आप मानने वाले तो हो नहीं, सो ट्राई एट होम। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है, इसी के बेस्ड आज हम अभी न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ओके, बहुत ही अच्छे से न्यूमेरिकल देखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको भले इजी लग रहा हो, लेकिन मेहरबानी करके इसको बहुत लाइटली मत लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट में ये दो चीजें कभी भूलनी नहीं आपको, एक ये और एक ये। और बच्चे ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट में इसी में गलती करते हैं, गारंटी है ना। सो अब हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल की ओर, कि न्यूमेरिकल क्या है इसके। तब तक आप लाइक करना चाहो तो इस वीडियो को कर सकते हो, डिसलाइक भी कर सकते हो, चॉइस इज योर। दोनों में से एक तो जरूर करना। So now let us start with numerical. So सबसे पहले एक क्वेश्चन अभी हम देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर में आगे यहां पर दिया हुआ है, a wire of uniform cross section and length L has a resistance of 16 ohm। हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, कोई एक वायर दिया है जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों, L है, और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है जिसका रेजिस्टेंस R आपको दिया हुआ है 16 ओम। इसका रेजिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है बच्चों, 16 ओम। इट इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट। बी केयरफुल, इसको कट कर रहे हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। मान लो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो 4 इक्वल पार्ट्स में अगर हम कट करेंगे तो हर एक की लेंथ कितनी हो जाएगी, L/4, L/4, L/4। ओके बच्चों, नाउ जस्ट थिंक, कट कर रहे हैं मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कौन चेंज आएगा, नहीं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कब चेंज आता है, जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं, इसको कट कर रहे हैं। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, ईच पार्ट इज स्ट्रेच यूनिफॉर्मली टू लेंथ है। फिर उसके बाद में हर एक पार्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं और फिर कितनी लेंथ बना रहे हैं, L लेंथ फिर से बना रहे हैं। ओके, सो नाउ एंड ऑल द 4 पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर ऐसे ही सारे के सारे चारों के चारों पार्ट्स हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। पहले को स्ट्रेच किया, दूसरे को स्ट्रेच करेंगे, तीसरे को स्ट्रेच करेंगे, फिर चारों के चारों को कौन से कॉम्बिनेशन में रखेंगे बच्चों, पैरेलल। तो अब सी, ऐसे 4 पार्ट को मैंने स्ट्रेच कर दिया, चलो अब पैरेलल रख रहे हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने क्या बोला होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन सो फॉर्म। सो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो, तो एक रजिस्टर दिया हुआ है जिसका लेंथ L है तो 16 ओम है। अब उसको कट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको मालूम है बच्चों कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L/M, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो अगर हम इसको 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहे हैं तो हर एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 ओम, 4 ओम, 4 ओम, ये हो जाएगा। बी केयरफुल, लेकिन लेंथ कितनी है, L/4।
अब एक और चीज, अब इसी पार्ट को स्ट्रेच करके लेंथ L/4 से कहां तक पहुंचा रहे, L तक। तो अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें मालूम अभी नहीं है। एक का रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो बाकी सब तो हो ही जाएगा। सो बी केयरफुल, ये कट करेंगे तो सिर्फ लेंथ चेंज हो रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने डायरेक्टली क्या किया कि अगर 1/4 लेंथ की तो रेजिस्टेंस भी 1/4 हो जाएगा। तो 16 ओम का 1/4 दैट इज 4 ओम। अब यहां से यहां तक मुझे पहुंचना है। ओके, सो नाउ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों रो L/A। अब L/4 लेंथ में से स्ट्रेच करके लेंथ L बना रहे हैं, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डेफिनेटली कम होने वाला है। सो R इज इक्वल टू रो L/A है, ऊपर नीचे मैंने L के साथ मल्टीप्लाई किया, L के साथ डिवाइड किया। सो फाइनली आपने क्या ऑब्जर्व किया, इट्स रो L² V, एरिया इंटू लेंथ V। अब 10th स्टैंडर्ड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप स्टडी कर चुके हो कि कोई भी चीज को खींचो, तोड़ो, मरोड़ो, कुछ भी करो, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ओके, आपने स्फेरिकल बॉल को बॉल वाला एग्जांपल किया हुआ है कि उसको हीट करके दूसरा शेप में कन्वर्ट कर रहे थे, लेकिन वॉल्यूम क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था। तो सिमिलरली एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब रेजिस्टेंस R इज प्रोपोर्शनल टू L²। सो इसका रेजिस्टेंस R डैश बोला, इसका R बोल रहा हूं। सो इसका R तो पहले से बोल दिया था ना, तो R नॉट बोल दो पहले वाले को। सो R डैश बाय R दैट इज L डैश बाय L होल स्क्वायर। सो R डैश मुझे फाइंड करना है, R दैट इज 4, ये 4 ओम है, और L डैश, तो L डैश नई लेंथ कितनी कर रहे हैं, तो L डैश लेंथ L कर रहे हैं, और ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L/4 है। बच्चों यहां पर कंफ्यूज मत होना, बी केयरफुल कि L डैश मतलब नई लेंथ, तो L डैश इज इक्वल टू L और L नॉट बोल दो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने सिर्फ सिंबल चेंज किया है कि ओरिजिनल लेंथ L/4 है, फाइनल लेंथ L है। सो L/4, सो इट्स 16 और ये 4 यहां पर जाएगा, सो फाइनली 64 ओहम। तो ये R डैश मिला। ऐसे 4 रजिस्टर को पैरेलली कनेक्ट किया हुआ है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? तो ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, 64 64 64। तो 1/R डैश या R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश प्लस 1/R डैश। तो दैट इज 1/64 प्लस 1/64। ये डायरेक्टली भी आप कर सकते हो कि 64/4। जब भी इक्वल रेजिस्टेंस हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है पैरेलल के लिए, R/N। ओके, सीरीज के लिए क्या हो जाता है, NR। काफी सिंपल चीज है बच्चों, कैपेसिटर्स वाले में हमने देख ली हुई है। ओके, सो इट्स 16 ओम। सो इट्स आवर आंसर कि रेजिस्टेंस में कोनो चेंज आने वाला नहीं है, दैट्स इट। ओके बच्चों, तो ये पैरेलल के लिए अगर इक्वल रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया हुआ है तो उसका फॉर्मूला है। नाउ देखो बच्चों, ये काफी इजी और बेसिक क्वेश्चन है। So now next one. So next one क्या कहता है, let us see. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो पहले तो सर्किट बनानी पड़ेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, सारा का सारा सीरीज और पैरेलल का फंडामेंटल आपके अंदर से ये निकालने वाला है। सो बी रेडी फॉर फन, टू मच फन। ओके, सो ये EMF E, ये R1 रजिस्टर, ये पॉइंट नंबर A, here it is point B, R2, R3 और R4. So in the circuit shown in figure, R1 is 4 ohm, R2 is equal to R3, that is 15 ohm, R4 that is 30 ohm, and supplied EMF voltage that is 10 volt. Work out the equivalent resistance of the circuit and current in each resistor. तो आपको दो चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, फिर करंट हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस फाइंड करना है। पहला वाला तो इजी टॉपिक है। तो देखो,
ऐसे कहेंगे क्वेश्चन में कहां से शुरुआत करें ना, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी शुरुआत कहां से हो, क्योंकि ये भी पैरेलल दिख रहे हैं, ये भी पैरेलल दिख रहे हैं, ये भी दिख रहे हैं। तो जहां पर हम 100% श्योर हो कि ये दोनों ही, ये तीनों ही पैरेलल है, वहां से शुरुआत करनी है। मतलब अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करंट आई निकल रहा है, या R1 रजिस्टर है, तो मैंने बोल दिया कि करंट I1 निकला। चलो, तो ये I1 करंट है, वो यहां से क्या हो रहा है, दो टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है। मान लो कि ये I2 है, तो ये करंट कितना होगा, अभी हमने बोल दिया I1 डैश होगा, ओके, या I1 माइनस I2 होगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ से 5 गया, 10 सप्लाई था तो बाकी यहाँ पर गया, तो I1 डैश बोल दिया मैंने। सो अब I1 डैश है, वो फिर इस जगह पर आया, तो यहां से हमने देखा इसमें कितना गया, मैंने बोल दिया I4 गया, इसमें कितना गया, मैंने बोल दिया I3 गया। तो जब भी करंट डिवाइड होता है तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जब भी इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड होता है तो उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो R4 R3 पैरेलल में है, इसको भी आप पैरेलल कंसीडर कर सकते हो, ये तीनों को एक साथ, लेकिन मैं सेपरेटली दिखा रहा हूं। मतलब अब हमारी सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगी, ध्यान से देखना, ये R1 रजिस्टर, ये R2 रजिस्टर, सारा खेल इक्विवेलेंट सर्किट प्रॉपर्ली बनाने का है। R4 R3 का इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, तो एक चीज आप देखो कि 1/R का फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अगर समझ में ना आए तो इसका सिंप्लीफाई एंड तक कर लेना, दोस्त के बीच में मैंने नहीं लगाया, ओके। सो ये इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। सो सिमिलरली R3 और R4 का इक्विवेलेंट पहले मैं निकालूंगा। So that is how much? Okay. So R3 R4, that is R3 into R4. R3 that is 15 into R4 that is 30 by 15 plus 30. So अभी मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, 15 3 जा 45, 3 10 जा, तो फाइनली मुझे R34 मिला 10 ओम। ओके बच्चों, तो मैं यहां पर अब दिखा दूंगा, ये मुझे मिला R34। अब अगेन हमने देखा कि करंट यहां पर आ रहा है तो दो पोर्शन में डिवाइड हो रहा है, मतलब R34 एंड R2 बोथ आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो इसका इक्विवेलेंट मैं बना रहा हूं यहां पर, ये सप्लाई DMF E, ये R1, अब R234, तो R234 के लिए मैं जाऊंगा, तो R2 इज हाउ मच, 15 ओम, R34 इज हाउ मच, 10 ओम, मतलब ये 15 ओम और ये 10 ओम का इक्विवेलेंट। पहले से डायरेक्टली भी कर सकते थे बच्चों, मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे अलग से दिखाना था क्योंकि करंट अलग से फाइंड करना है। सो अब ये दोनों का इक्विवेलेंट दैट इज 15 into 10 by 15 plus 10, so that is 150 by 25, that is 6 ohm। ये मुझे मिला R234 6 ohm। अब ये 6 ohm और ये R1 that is 4 ohm, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो फाइनली हमारी सर्किट क्या मिलेगी बच्चों, इट्स लाइक दैट, ये 10 ओम हो जाएगा, ये सप्लाई DMF E। सो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो वो तो मिल गया कि R इक्विवेलेंट ऑफ द गिवन सर्किट दैट इज 10 ओम। दूसरी चीज, हर एक रजिस्टर में से करंट फाइंड करना है बच्चों। तो करंट फाइंड करना है तो पहले वाले V1 के लिए जाऊंगा, तो V1 इज इक्वल टू I1 R1। तो सप्लाई वोल्टेज तो यहाँ पर 10 वोल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो सी इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया है। सो V इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो टोटल करंट सर्किट में से I1 फ्लो हो रहा है, तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, I1 R इक्विवेलेंट। सो फाइनली V कितना है हमारे पास, सो V इज हाउ मच, 10 वोल्ट इज इक्वल टू I1। सो I1 तो हमें फाइंड करना है, R इक्विवेलेंट दैट इज 10 ओम। सो फाइनली I1 मुझे मिलेगा 1 एम्पियर। ओके, सो मुझे यहां पर करंट मिल गया 1 एम्पियर बच्चों। तो देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी करंट फाइंड करना हो तो पहले पूरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लो, फिर वोल्टेज सप्लाई फाइंड कर लो। तो यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई 10 वोल्ट है, ये 10 ओम रेजिस्टेंस है, तो करंट कितना जाएगा, तो जो भी करंट जा रहा है वो R1 में से जा रहा है, मतलब वो 1 एम्पियर ही होगा। अब I2 और इस सभी का खेल बाकी है, सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, सो अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, तो देखो हमें यहां पर मालूम पड़ा कि I2 इसमें से फ्लो हो रहा है R2 में से, और यहां से हम देखें तो I1 डैश है। सो थोड़ा सा दिमाग लगाए अगर हम, तो इस R2 में वोल्टेज कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर हम R2 में वोल्टेज फाइंड कर लेंगे
तो इजीली हम बोल सकते हैं कि यहाँ से करंट कितना फ्लो होने वाला है। तो आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे तो ये R1 और R2 3 4 कौन से कॉम्बिनेशन में थे, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, मतलब इन दोनों के बीच में वोल्टेज कुछ डिवाइड होगा। तो वोल्टेज कितना डिवाइड होगा, तो वोल्टेज V, अब ये निकाल रहा हूं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 3 4, ये आएगा बच्चों इक्वेशन। इसमें वोल्टेज ये दोनों सीरीज है, तो यहाँ पर वोल्टेज V1 होगा, यहाँ पर वोल्टेज V2 3 4 होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का एडिशन। सो वोल्टेज V10 V1 दैट इज I1 R1 प्लस V2 3 4, तो ये वोल्टेज में फाइंड कर लूंगा सबसे पहले। सो 10 इज इक्वल टू I1 दैट इज 1 R1 दैट इज 4 प्लस V2 3 4, सो फाइनली V2 3 4 मुझे मिला 6 वोल्ट। इसका मतलब ये कि अब ये तीनों तो पैरेलल में है, तो ये सबको कितना मिलने वाला है, इसको भी 6 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 6 वोल्ट और इसको भी 6 वोल्ट। सो फाइनली V2 इज इक्वल टू I2 R2, सो I2 इज इक्वल टू 6 बाय R2 15, सो 3 2 जा 3 5 जा, सो इट्स 0.4 एम्पियर, ये बच्चों मुझे मिला I2। सो बी केयरफुल, मैंने कुछ नहीं किया है, कोई जादू टोना नहीं है, काफी सिंपल चीज लगाई मैंने कि ये 2 वाला में वोल्टेज कितना होगा, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वोल्टेज फाइंड कर लिया। अब ये पैरेलल है तो सबको वोल्टेज सेम ही जाने वाला है, और V1 फाइंड किया, V1 मतलब I1 R1, सो I2 मिल गया। अब जरूरत है I3 और R4, तो हमें इतना मालूम है कि I1 डैश कितना होने वाला है, इट इज I1 माइनस I2 इतना होने वाला है। तो I1 माइनस I2 कितना होता है बच्चों, तो I1 दैट इज 1 एम्पियर, I2 दैट इज 0.4, सो फाइनली वी कैन राइट इट 0.6 एम्पियर। सो टोटल करंट I3 और I4 का कितना जा रहा है, 0.6। सो इसको थोड़ा यहां पर लिख रहा हूं, सही तो है ही लेकिन लिख रहा हूं यहां पर, सो मुझे स्पेस चाहिए थी इसलिए। नाउ R3 और R4 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, मतलब मैं इसके लिए वोल्टेज अक्रॉस 3 एंड वोल्टेज अक्रॉस 4 सेम लिख सकता हूं बच्चों। सो वोल्टेज अक्रॉस 3 दैट इज I3 R3, वोल्टेज अक्रॉस 4 I4 R4, ओके। तो I3 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो देखो यहां पर टोटल 0.6 करंट आ रहा है, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं I3 प्लस I4 दैट इज 0.6 एम्पियर, 0.6 से वो डिवाइड हो रहा है, सो I3 इज इक्वल टू 0.6 माइनस I4, सो मैं I3 की जगह पर रखूंगा 0.6 माइनस I4, और R3 की वैल्यू है 15 और I4 तो फाइंड करना है, R4 की वैल्यू है 30, सो फाइनली 15 2 जा, सो 0.6 माइनस I4 इज इक्वल टू 2I4, मतलब 0.6 इज इक्वल टू 3I4, सो I4 इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर, I4 मुझे मिल गया 0.2 एम्पियर। सो I3 दैट इज 0.6 माइनस I4, सो मैं लिख सकता हूं I3 दैट इज 0.4 एम्पियर ओवर। सो ये हमने क्या फाइंड किया बच्चों, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस करंट फाइंड किया। अब आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है, ये वाला स्टेप कि सर R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्यों आपने कांस्टेंट लिया। मैंने कांस्टेंट नहीं लिया, ये दोनों सीरीज में तो पहले डिवाइड कर लिया। अब हमें यह मालूम पड़ा कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 3 4 कैसे मिला, ये तीनों का पैरेलल से मिला, इसलिए मैंने बोल दिया कि अभी सभी को वोल्टेज इक्वल 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 डिवाइड कर देंगे। दूसरी चीज कि यहां पर I3 और R4 का क्या किया, पैरेलल है। अब क्रॉस वेरीफाई आपको हर बार करना है कि टोटल करंट यहां से कितना आप सप्लाई कर रहे थे 1 एम्पियर, तो यहां पर कितना गया I2 कितना मिला हमें 0.4 एम्पियर, चलो 0.4 मिला, तो ये कितना मिलना चाहिए 0.6, ये हो गया। देखो I3 और I4 का एडिशन करो 0.6 हो गया, मतलब हमने 1 एम्पियर सप्लाई किया था तो टोटल 1 एम्पियर ही डिवाइड हुआ, ना ही उससे कम डिवाइड हुआ ना ही उससे ज्यादा डिवाइड हुआ, मतलब हम सही है। ओके, सो इस तरीके से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, दैट्स इट। ओके, तो ये क्या था बच्चों कि इसमें आपने सीरीज का और पैरेलल का दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई कर दिया, कॉम्बो पैक है, ये क्या है कॉम्बो पैक। ओके, सो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे।
तो आज ऐसे ही सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बच्चों देखने वाले हैं। ये 2-3 मेथड से होता है, तो देखो आप अपना दिमाग लगाकर सोल्व कर सकते हो अगर करना चाहो कि सर मुझे ये से नहीं वैसे करना है। ओके, और अलग 2 मेथड है, लेकिन सारे के सारा कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, सीरीज और पैरेलल का। So now next one. ये आज का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। ये 3 ओम रजिस्टर है, ये ए डी बी, अगेन सीरीज पैरेलल का मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से निकालने वाला है ये। इवन ये चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन भी बोला जाएगा अगर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखें तो। बच्चों जरूरी चीज है वो ये है कि आप इक्विवेलेंट डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो। ओके, सो ये 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर दिया हुआ है। अब तक तो सिर्फ बैटरी सामने आती थी, रजिस्टर आते थे तो भी दिमाग घूम जाता था। अब आप देखने वाले हो कैपेसिटर को इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने। 3 माइक्रोफैराड है, यूनिट से पता लग जाना चाहिए। ओके, सो ये 15 वोल्टेज सप्लाई दे दिया है। सो व्हाट वी वांट टू फाइंड, लेट अस सी इन द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड करना है। मान लो ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। देखो ऐसे कहेंगे के क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही हालत में हो सकते हैं कि जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो। अगर ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो कंटिन्यूसली उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता जाएगा, तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते। सो हमें गिवन टाइम पर अगर फाइंड करना है तो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये कैपेसिटर है वो स्टेडी कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है बच्चों? स्टेडी कंडीशन है। स्टेडी कंडीशन का मतलब क्या होता है कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। ओके बच्चों, तो ये ध्यान रखना ऐसे काइंड के क्वेश्चन में कि जब भी आपको कैपेसिटर दिया हो और बैटरी सप्लाई वोल्टेज भी दिया हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि हमारे पास जो भी कैपेसिटर है वो फुल्ली चार्ज है। फुल्ली चार्ज का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी चार्ज का फ्लो नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा मतलब कि आप खाना खा लिया, आपने 6 रोटी 7 रोटी खा लिया, फिर बोलेगा कि चल पिज्जा खाने जाते, आप आओगे, भले आपका फेवरेट हो लेकिन बोलोगे अभी नहीं। तो कैपेसिटर भी अभी यही बोल रहा है कि वो फुल्ली चार्ज है, तो बोल रहा है कि अब मेरे को चार्ज नहीं चाहिए। ओके, मतलब चार्ज नहीं चाहिए तो यहां पर कोई करंट फ्लो होगा नहीं, तो यहां से भी कोई करंट फ्लो होगा नहीं। मतलब कि अगर मैं बोलूं ये ई पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो सॉरी नाउ, तो हमें यहां पर इसमें तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है। तो कैपेसिटर कौन सी सर्किट का हिस्सा है? तो कैपेसिटर सी, डी और ई का हिस्सा है। मतलब कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस अगर कैपेसिटर के अक्रॉस फाइंड करना है वो तो फाइनली क्या है? VCD प्लस VDE, मुझे ये फाइंड करना है बच्चों। तो VCD फाइंड करना है तो मतलब मुझे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। VDE फाइंड करना है मतलब इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मालूम होना चाहिए। क्योंकि कैपेसिटर है वो कौन सी सर्किट का हिस्सा है? ये 2 पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर है, मतलब ये 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हो VC इज इक्वल टू VCE, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर प्लेट, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट C एंड पॉइंट E। तो सबसे पहली चीज आपको ये मालूम होनी चाहिए। ओके, सो अब आप देखो यहां पर, तो हमें करंट फाइंड करना है इन शॉर्ट इस सर्किट में। करंट मिल जाएगा मतलब बाकी सब कुछ हो जाएगा। तो ये 15 वोल्ट सप्लाई है, मैंने बोला यहां से कितना करंट गया? I करंट गया। अब मैं बोल रहा हूं कि I करंट यहां से पहुंचा इस पॉइंट पर, तो वो 2 रास्तों में डिवाइड हो रहा है, एक ऊपर जा रहा है, दूसरा यहां पर जा रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों कि यहां पर I1 गया मान लो, तो ये कितना जाएगा? I माइनस I1 किसमें जाएगा?
ओके, ये दो रास्तों में डिवाइड होता है, इसमें भी I1 जाएगा। अब मैंने बोला कि कैपेसिटर का क्रॉस को कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, मतलब सारा का सारा I1 करंट यहाँ से नीचे ही आ जाएगा। अब I1 करंट यहाँ तक पहुंचा, ये I माइनस I1 यहाँ तक पहुंचा, दोनों मिल गए, तो इसमें कितना जाएगा फिर से I। नहीं समझे हो तो I माइनस I1 प्लस I1 कर लो यहाँ पर एक जंक्शन पर, तो टोटल करंट कितना गया I। मतलब कि ये वाला रजिस्टर कितना था, मैंने वैल्यू नहीं रखी बच्चों, 3 ओम, 3 ओम। तो अब ये 3 ओम के अक्रॉस में I करंट जा रहा है, तो आपको I फाइंड करना है और I1 फाइंड करना है, और कुछ है ही नहीं। तो इस सर्किट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, चलो, तो ये करंट फ्लो नहीं होने वाला है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये सारा इनइफेक्टिव है अभी। तो हम यहाँ पर देखें तो ये 3 ओम और ये 3 ओम कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, तो करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ सिंगल रास्ता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। तो 3 और 3 का सीरीज का इक्विवेलेंट होगा 6 ओम। तो ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ये 6 ओम, उसके पैरेलल में 3 ओम, फिर उसके बाजू में 3 ओम, सो ये बैटरी फाइनली। तो ऐसा सर्किट आपको दिखा। तो आप एक और चीज को गौर फरमाना, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें I माइनस I1 हो रहा है, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है I1 फाइंड करना। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ से आराम से दिख रहा है कि 6 ओम और 3 ओम कौन से कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो कौन सी चीज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट। तो इन दो, यहाँ पर भी वोल्टेज कांस्टेंट, यहाँ पर भी वोल्टेज कांस्टेंट। तो हम क्या लगा सकते हैं बच्चों कि वोल्टेज अक्रॉस BD, वोल्टेज अक्रॉस BD इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस AD। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये D। तो BD, तो यहां पर जाएंगे तो B टू D में I1 इंटू 6 I1R, वोल्टेज का फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR। सिमिलर यहां पर I माइनस I1 इंटू 3। सो बच्चों यहां पर सिंप्लीफाई करें तो 6I1 इज इक्वल टू 3I माइनस 3I1। सो फाइनली 3 यहां पर देर इज 9I1 इज इक्वल टू 3I। ओके, सो मुझे यहां पर I कितना है, I तो अभी हमने फाइंड ही नहीं किया है बच्चों। डेफिनेटली हमें यहाँ पर थोड़ी देर रुकना पड़ेगा कि I1 इज इक्वल टू 3 3 9 होता है, मतलब I/3। मुझे I1 I/3 मिला, लेकिन I फाइंड करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 और 6 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 6 3 का पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 6 3 by 6 plus 3 that is 2 ohm। 6 3 18, 6 plus 3 9, मतलब 2 ohm। तो ये 2 ohm आया। अब ये 2 ohm और 3 ohm पैरेलल में, सॉरी सीरीज में, और सप्लाई वोल्टेज है 15। सो बच्चों 3 plus 2 5 ohm और ये 15 वोल्ट, मतलब V इज इक्वल टू IR से हम जाए तो I इज इक्वल टू 15/5 3 एम्पियर। सो I मुझे मिल गया 3, सो I1 मुझे मिल जाएगा 1 एम्पियर। दैट्स इट। तो बच्चों I1 भी मिल गया और I भी मिल गया। अब हमारा काम काफी आसान हो गया है। क्यों? क्योंकि मुझे VC फाइंड करना है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो दैट इज VCD प्लस VDE। सो VCD कैसे फाइंड करें बच्चों, तो VCD दैट इज I1 इंटू R, मतलब 3I1 प्लस VDE दैट इज 3I। So finally 3 into I1. So I1 is how much? अभी हमने फाइंड किया 1 एम्पियर, प्लस 3 into total current is how much? 3. So 3 3s are 9 plus 3, that is 12 volt. So it's our answer. It's the voltage across capacitor plate. मुझे इतना तो भरोसा है, आप ये स्पेशली ये न्यूमेरिकल दूसरी बार देखने वाले हो। ओके, कोई बात नहीं, जरूरत पड़ने वाली है और प्रैक्टिस जरूरी है। जब तक ये न्यूमेरिकल आपसे 2 बार अपने हिसाब से ना हो जाए ना, कॉन्सेप्ट लगाकर याद रखकर नहीं, तब तक ये आपको करना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा इसमें तो अब कुछ भी नहीं है। ओके, पहली बार आपने समझा है तो पहाड़ जैसा लगेगा, दूसरी बार रिवाइंड करके देख लेना, 80% समझ में आ जाएगा, फिर 2 बार लिखने की जरूरत है। सो दैट्स इट। ओके बच्चों, सो अब हम आगे बढ़े। So next one,
क्वेश्चन नंबर 4 आज का थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट लगेगा। ए पॉइंट, बी पॉइंट, रेजिस्टेंस आर, ये डी पॉइंट, रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये स्मॉल आर, small r resistance, or here it is C point, here it is small r, and once again here in between C and D it's small r. So बच्चों हमें फाइंड करना है यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B। काफी बेसिक क्वेश्चन है, कैपेसिटर में हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर दिए हैं। ओके, कि जब भी आपको 5 रेजिस्टेंस या उससे ज्यादा दिखे ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए व्हिटस्टोन ब्रिज। अभी व्हिटस्टोन ब्रिज बाकी है मुझे मालूम है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यहाँ पर अवेलेबल है तो हम कर रहे हैं। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या कहता है बच्चों, कि मान लो पहले तो थोड़ा सा बेसिक हम देख ले व्हिटस्टोन ब्रिज का, कि मुझे ऐसे कुछ दिया हुआ है, ये R1 दिया है 2 ओम, R2 दिया है 4 ओम, R3 दिया है 6 ओम, R4 दिया हुआ है 12 ओम, और यहाँ पर मान लो कि 10 ओम। ये पॉइंट A और पॉइंट B ऐसे है। तो अगर R1 by R2 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 2/4, दैट इज 1 हाफ। सिमिलरली R3 by R4 में करूंगा बच्चों, कितना आएगा, दैट इज 6/12, दैट इज 1 हाफ ओम तो नहीं आएगा। ओके, सो हमने यहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 है। तो जब भी ये कंडीशन अचीव हो तो उसको हम बोलते हैं व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, व्हिटस्टोन ब्रिज का मतलब है कि मान लो ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, कि जब भी ये R1 by R2 इज इक्वल टू R3 by R4 होगा, मतलब D पॉइंट पर पोटेंशियल अगर 10 वोल्ट है तो C पॉइंट पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट। और करंट सिर्फ और सिर्फ कब फ्लो होता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ है ही नहीं, मतलब इसमें करंट कोनो फ्लो होने वाला नहीं है। मतलब जो ये वाला रेजिस्टेंस है वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसका प्रेजेंस मैटर नहीं करने वाला है। सो हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस निकल गया, तो इसको बोलते हैं बच्चों व्हिटस्टोन ब्रिज। ओके, तो अब इसके बाद में आप देखोगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, ये वाला सीरीज और दोनों पैरेलल, नहीं समझे हो तो यहाँ पर देखो कि ये डी, ये देखो आप AC और AD का R/R 1 आया, हियर इट इज R/R 1 आया, मतलब ये वाला रेजिस्टेंस इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बच्चों में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, A और B R रेजिस्टेंस, फिर A से मैं C में ले जा रहा हूं, A और C का R, लेकिन C और B उसके बीच में भी R है, कनेक्टेड है, ऐसे बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाला इनइफेक्टिव हो गया C पॉइंट से और D पॉइंट से। तो अब अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो वो सिंगल रास्ते से B पॉइंट पर पहुंचा, भले यहाँ से डिवाइड हुआ हो। सिमिलरली D पॉइंट में से जाएगा, सिंगल रास्ते से जाएगा। तो सिमिलरली A और D के बीच में R रेजिस्टेंस, D और B के बीच में बच्चों R रेजिस्टेंस, सो इट्स ऑड। सो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर 5 से ज्यादा रेजिस्टेंस दिख रहे तो आप ट्राई करो कि व्हिटस्टोन ब्रिज जैसी कंडीशन कहां पर, कौन सी जगह पर सेटिस्फाई होती है। ओके, तो अब हाँ आप देखो तो R 2R, ये R 2R। सो फाइनली आपको क्या मिला, ये 2R, ये भी 2R सीरीज कॉम्बिनेशन था, ये R इन बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। सो इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो 1/R इक्विवेलेंट, दैट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो फाइनली 1/2R दैट इज 1/R, आधा आधा मिल जाएगा, 1/R 1/R। सो दैट इज R इज इक्वल टू R/2। स्टेप समझ में ना आए तो आप सिंप्लीफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये डायरेक्टली 2R R बन जाएगा, R पैरेलल, तो उसका आधा R/2। पूरे स्टेप आप कर लोगे तो आराम से हो जाएगा। दैट्स इट। ओके बच्चों, तो देखो मैंने अभी यहाँ पर सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जिसमें कॉन्सेप्ट सारा अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, अब आपको क्या करना है, इसी के जैसे काफी सारे सम आपको मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस घर पर करनी है। ओके, सो आज जब हम यहाँ पर रुक जाते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट हम देखने वाले हैं EMF एंड सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो भी काफी प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है। ओके, सो थैंक यू।